हेलो नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई को मजबूत बना रहे होंगे, अपनी पूरी शिद्दत के साथ अपनी तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों अगर आप यूपी ट्रिपल एस सी पेट की तैयारी कर रहे हो या रेलवे की किसी भी एग्ज़ाम की रेलवे ग्रुप डी हो गया एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हो, तो ये आपका सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों। और ख़ास करके दोस्तों ये यूपीएससी ट्रिपल सी पेट के लिए है दोस्तों, है ना। हम इसमें कवर करने वाले हैं दोस्तों वो सभी क्वेश्चन जो भारतीय अर्थव्यवस्था से बनते हैं दोस्तों, है ना। यानी भारतीय अर्थव्यवस्था से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं दोस्तों, है ना। इसके बाद हम एक वीडियो और लाएंगे दोस्तों। ये दोनों वीडियो में आपको इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेंगे दोस्तों। तो भारतीय अर्थव्यवस्था से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे दोस्तों, हम सभी डिस्कस करेंगे यहाँ पर। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये आपको बहुत ही पसंद आएगा, आपकी नॉलेज के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा दोस्तों। आपकी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए बहुत ही रामबाण एक तरह से कहें दोस्तों, रामबाण साबित होगा दोस्तों ये सेशन। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि आप इसको अधिक प्यार देंगे दोस्तों, है ना। और अगर आपको ये समझ में आता है दोस्तों, आपको मेरे सेशन ये पसंद आते हैं दोस्तों, मेरा वीडियो पसंद आता है, तो प्लीज़ इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगर दोस्तों बात करें अपना जो अगला क्वेश्चन है, इसमें इंपीरियल बैंक की स्थापना कब हुई थी दोस्तों। देखिए यहाँ पर बैंक से संबंधित जितने भी क्वेश्चन होंगे दोस्तों, सारे हम कवर करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो जो इंपीरियल बैंक की स्थापना हुई दोस्तों, यह हुई थी आपको पता होना चाहिए 1921 में। इंपीरियल बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1921 में हुई थी। होता है क्या है दोस्तों, सबसे पहले इंपीरियल बैंक की बात करें तो सबसे पहले क्या होता, मद्रास बैंक, ठीक है, मद्रास बैंक, उसके बाद दोस्तों कोलकाता बैंक, और उसके बाद दोस्तों मद्रास हो गया, कोलकाता और फिर आपका मुंबई बैंक। इन तीनों का आपस में क्या कर देता है, राष्ट्रीयकरण किया जाता है दोस्तों। इन तीनों को जब आपस में बनाया जाता है, कब? 1921 में इन दोनों को तीनों को आपस में मिलाया जाता है, और इनके मिलाने से जो बैंक बनता है उसका नाम रखा जाता है इंपीरियल बैंक। क्या बनता है? इंपीरियल बैंक। तो याद रखिएगा यह 1921 में होता है। तो इंपीरियल बैंक की जो स्थापना हुई थी दोस्तों 1921 में हुई थी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। एसबीआई, ठीक है दोस्तों, एसबीआई की बात करें दोस्तों, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यह कब बनता है? तो दोस्तों यही जो इंपीरियल बैंक 1921 से बना है दोस्तों, आगे चल करके जब 1955 होता है दोस्तों, तो फिर इसका राष्ट्रीयकरण होता है। और जो एसबीआई बैंक है दोस्तों, यह 1955 में जाकर, सॉरी, इंपीरियल जो बैंक था दोस्तों वह 1955 में जाकर के क्या बनता है, एसबीआई बैंक बनता है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछे एसबीआई की जो स्थापना हुई दोस्तों, एक किस समिति की सिफारिश पे हुई थी दोस्तों, तो यह गोरेवाला समिति की सिफारिश होता है। किस पे? गोरेवाला समिति की सिफारिश पे एसबीआई बैंक की स्थापना हुई थी। और कब हुई थी? 1955 में। और एक किस बैंक के स्थान पे? तो इंपीरियल बैंक के स्थान पे। अगर आपसे पूछें कि वर्तमान में जो एसबीआई के जो आपके सीईओ हैं वो कौन है, शक्तिकांत दास हैं दोस्तों। कौन है? शक्तिकांत दास हैं, वर्तमान में एसबीआई के क्या हैं, सीईओ हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना होगा, ठीक है। चलिए अगर बात करते हैं दोस्तों आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसी को दोस्तों बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। आरबीआई को ही क्या कहता है, बैंकों का बैंक कहा जाता है, ठीक है। तो आरबीआई की स्थापना कब हुई दोस्तों? दोस्तों अधिनियम जो आया था दोस्तों 1934 में, इसका क्या आया था, अधिनियम आया था। कब? 1934 में। और फाइनली जाकर के दोस्तों 1935 में क्या होता है, आरबीआई की क्या होती है, स्थापना होती है। कब होती है? 1935 में क्या होती है, 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की क्या होती है, स्थापना होती है, ठीक है। फिर होता है क्या दोस्तों, अच्छा, आरबीआई की स्थापना दोस्तों किस समिति की सिफारिश पे होती है दोस्तों? तो आरबीआई की जो स्थापना है दोस्तों वह यंग हिल्टन समिति की सिफारिश होती है। किससे? यंग हिल्टन समिति की सिफारिश पे क्या होती है, आरबीआई की स्थापना होती है, ठीक है। तो याद रखेंगे आप, आरबीआई की जो स्थापना है दोस्तों 1935 में हुआ था। अधिनियम कब का है? 1934 का है। किस समिति की सिफारिश पे? तो यंग हिल्टन समिति की सिफारिश पे। और
फिर क्या होता है, आरबीआई का राष्ट्र, जब पूछा जाए कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ दोस्तों, तो फिर 1949 में क्या होता है दोस्तों, 1949 में, हाँ, आरबीआई का क्या होता है, राष्ट्रीयकरण होता है। कब? 1949 में क्या होता है, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण होता है। ठीक है, चलिए, ठीक है दोस्तों। दोस्तों यहाँ पर मैंने एक चीज़ आपको गलत इन्फॉर्मेशन दे दिया दोस्तों। सबसे हमने क्या कहा था यहाँ पर, जो एसबीआई के अध्यक्ष हैं दोस्तों, ठीक है, एसबीआई के क्या है, अध्यक्ष हैं, वह कौन है, दिनेश कुमार खारा है। कौन है दोस्तों, दिनेश कुमार खारा जो है एसबीआई के क्या है, अध्यक्ष है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। गलती से मैंने इसको शक्तिकांत दास कर दिया था। जो ये शक्तिकांत दास हैं दोस्तों, ये आरबीआई की क्या है दोस्तों, गवर्नर है। कौन है, आरबीआई के गवर्नर कौन है दोस्तों, शक्तिकांत दास हैं दोस्तों। ठीक है, आरबीआई के जो गवर्नर है दोस्तों कौन है, शक्तिकांत दास। ठीक है, चलिए, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ दोस्तों, 14 बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था वो हुआ था आपका 1969 में। ठीक है, मतलब सबसे अधिक जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था वह 14 बैंकों का, और कब हुआ था, 1969 में हुआ था। ठीक है, भारत का प्रथम बैंक, ठीक है, भारत का जो प्रथम बैंक है दोस्तों कौन है दोस्तों, तो जो बैंक ऑफ हिंदुस्तान है दोस्तों, है ना, बैंक ऑफ हिंदुस्तान, ये भारत का क्या है दोस्तों, प्रथम बैंक है दोस्तों। ठीक है, और ये लगभग 1974 के आसपास इसकी क्या हुई, स्थापना हुई थी। ठीक है, बैंक ऑफ हिंदुस्तान का। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है ना, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना कब हुई थी दोस्तों, तो जो आपका क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है दोस्तों, ठीक है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है, तो इसकी जो स्थापना हुई थी दोस्तों वह आपका 1975 में। कब हुआ था, 1975 में क्या होता है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की क्या होती है, स्थापना हुई थी। ठीक है, नाबार्ड, आपको पता है दोस्तों नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी, तो नाबार्ड की स्थापना दोस्तों 12 जुलाई 1982 को होता है दोस्तों। 12 जुलाई 1982 को क्या होता है, नाबार्ड की स्थापना होता है। और यह किसके सिफारिश पे होता है दोस्तों, तो यह सिफारिश होता है दोस्तों शिवरमन समिति की सिफारिश पे। किसके, शिवरमन समिति के सिफारिश पे नाबार्ड की स्थापना होती है। ठीक है, कब, 12 जुलाई 1982 को। अगर बात करें दोस्तों इसके नाबार्ड के जो अध्यक्ष है कौन है दोस्तों, तो यह है अजय चिंतालू है दोस्तों, ऐसे कुछ के करके हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा अजय चिंतालू, या याद नहीं आ रहा क्लियर, तो चिंतालू करके कोई है। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा नाबार्ड की जो है स्थापना, नाबार्ड की जो आपके क्या है क्या बोलते हैं अध्यक्ष, वो कौन है, अजय कुमार चिंतालू। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट, ये क्या होता है। तो रेपो रेट की बात करें दोस्तों, तो जो रेपो रेट होता है दोस्तों, यह बैंक, जब कोई बैंक जो होता है वो रिजर्व बैंक से क्या करता है, पैसा लोन लेता है, पैसा उधार लेता है। ठीक है, जैसे जब कोई बैंक आरबीआई से क्या करता है, पैसा लोन लेता है, तो उस समय जो आरबीआई जिस रेट पे देती है उस बैंक को लोन, उसे बोलते हैं रेपो रेट। ठीक है, अब रिवर्स रेपो रेट क्या होता है दोस्तों, तो रिवर्स रेपो रेट दोस्तों जब क्या होता है कि जब कोई बैंक के पास अधिक पैसा होता है और वो सोचता है कि हम इसको आरबीआई को दे आएँ जिसकी वजह से हमको कुछ पैसा मिलेगा, तो आरबीआई उसके बदले में जो रेट देता है उसको, वह क्या देता है, उसे क्या कहते हैं, रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। ठीक है, और अगर बात करें दोस्तों रेपो रेट हमेशा क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट से क्या होता है, अधिक होता है। ठीक है, चलिए, अगर बात करें दोस्तों यहाँ पर सेबी, सेबी सेंट्रल एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, ये क्या है, सेबी है। ठीक है, अब इस सेबी की स्थापना की बात करें दोस्तों, स्थापना इसका 1988 में हो जाता है, लेकिन अधिनियम कब आता है दोस्तों, 1992 में क्या आता है, इसका अधिनियम आता है। तो याद रखिएगा सेबी का जो स्थापना दोस्तों वो कब होता है, 1988 में हो जाता है दोस्तों, लेकिन अधिनियम कब आता है, 1992 में आता है अधिनियम। ठीक है, और बात करें दोस्तों जो सेबी हैं, सेबी के जो अध्यक्ष है दोस्तों वह कौन है, अजय त्यागी हैं। ठीक है, तो अजय त्यागी जी क्या है, सेबी के अध्यक्ष हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे स्थापना कब होता है, 1988 में, अधिनियम कब का है, 1992 का है, और इसका अध्यक्ष कौन है, अजय कुमार त्यागी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अगर बात करें अपना जो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पहली औद्योगिक नीति कब लागू हुई थी दोस्तों, तो अगर बात करें जो टोटल औद्योगिक नीतियां हैं दोस्तों, याद रखिएगा जो पहली पंचवर्षीय योजना में क्या किया गया था दोस्तों, कृषि पर बढ़ावा दिया गया था। ठीक है, क्योंकि जब क्या होगा था दोस्तों, खाद्यान्न की उसमें बहुत ही आर्थिक तंगी थी, खाद्यान्न की कमी थी, तो कृषि में पहले औद्योगिक नीति में क्या किया था, बढ़ावा दिया गया था, नहीं पहली पंचवर्षीय योजना में। जब दूसरी पंचवर्षीय योजना आया दोस्तों, उसमें क्या किया गया दोस्तों, उसमें आपका जो किया गया था औद्योगिक पर, मतलब औद्योगिक को बढ़ावा दिया गया था। ठीक है, तो उसी समय दोस्तों
औद्योगिक नीतियां बनाई गई दोस्तों, जिसमें अगर पहली नीति की बात करें दोस्तों तो ये पहली नीति कब लागू होता है, 6 अप्रैल 1948 को पहली औद्योगिक नीति लागू होती है। ठीक है, अगर बात करें दोस्तों आपका जो दूसरा औद्योगिक नीति है दोस्तों वह कब है, तो 30 अप्रैल 1956 को क्या आता है, आपका दूसरा औद्योगिक नीति आता है। ठीक है, समझ में आया। आपका क्या है, पहला जो हो गया, आप टोटल कितने औद्योगिक नीतियाँ हैं दोस्तों, टोटल 6 औद्योगिक नीतियाँ हैं। पहला 6 अप्रैल 1948 को, दूसरा का जाएगा 30 अप्रैल 1956 को हो जाएगा। ठीक है, ये जो 24 जुलाई 1991 का दोस्तों, ये चौथा आपका जो सबसे लास्ट जो औद्योगिक नीति है दोस्तों 24 जुलाई 1991 की, यानी छठवां जो औद्योगिक नीति है दोस्तों वह है 24 जुलाई 1991। ठीक है, चलिए और कुछ आपको नहीं बोलता है दोस्तों। बाकी अगर बात करें जो आपका चौथा औद्योगिक नीति है जो क्या है दोस्तों, 1977 को आया था आपका चौथा औद्योगिक नीति। तो इंपॉर्टेंट क्या है कि आपसे पूछा कि पहला औद्योगिक नीति कब आया था, तो 6 अप्रैल 1948 को आया था। ठीक है, चलिए टाटा आयरन स्टील की कंपनी की जो स्थापना हुई थी कब हुई थी दोस्तों, तो जो टाटा आयरन स्टील कंपनी का स्थापना है दोस्तों यह 1907 में हुआ था। कब हुआ था, 1907 में। ठीक है, बोकारो इस्पात कारखाना दोस्तों ये कब हुआ था, तो देखिए जो बोकारो इस्पात कारखाना है दोस्तों ये कहाँ पर है, ये आपका झारखंड में है और इसकी जो स्थापना हुई थी दोस्तों 1992 में हुआ था। और किसके सहयोग से हुआ था दोस्तों, तो ये झारखंड में दोस्तों, और ये किसके सहयोग से हुआ था, तो ये है रूस के सहयोग से, यानी पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से, यानी इस समय का जो रूस है दोस्तों इसके सहयोग से हुआ था। ठीक है, अगर बात करें दोस्तों भिलाई इस्पात कारखाने, तो ये आप इसका स्थापना कब हुआ था, जो भिलाई है दोस्तों इसका स्थापना हुआ था 1957 में। किसमें हुआ था, 1957 में भिलाई का क्या हुआ था, स्थापना हुआ था दोस्तों। और ये किसके सहायता से हुआ था दोस्तों, तो यह आपका हुआ था ये भी रूस के सहायता से हुआ था दोस्तों, यानी अगर बात करें बोकारो और भिलाई ये दोनों जो इस्पात कारखाने हैं ये रूस के सहायता से हुआ था दोस्तों। अगर बात करें तो बोकारो कहाँ है दोस्तों, झारखंड में है, और भिलाई कहाँ है दोस्तों, छत्तीसगढ़ में। कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ में। ठीक है, चलिए अगर बात करें दोस्तों आपका राउरकेला इस्पात कारखाना, ठीक है, ये आपका कहाँ पर है, उड़ीसा में है। कहाँ पर है, उड़ीसा में। और दोस्तों ये किसके सहायता से बना था दोस्तों, तो ये जर्मनी की सहायता से है ना, ये जर्मनी की सहायता से आपका बना था राउरकेला इस्पात कारखाना। ठीक है, और कब बना था दोस्तों, तो यह 1959 में। कब, 1959 में बना था जर्मनी इस्पात कारखाना। याद रखिएगा 3 चीज़ें पूछता है कि कब बना था और किसके सहायता से बना था और कहाँ बना था। ठीक है, याद रखेंगे। दुर्गापुर इस्पात कारखाना कहाँ है दोस्तों, तो ये पश्चिम बंगाल में है दोस्तों। कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल में। और ये जो किसके सहायता से बना था दोस्तों, तो ये याद रखिएगा ब्रिटेन के साथ से बना। किसके, ब्रिटेन यानी इंग्लैंड के सहायता से बना था दोस्तों। कौन, दुर्गापुर इस्पात कारखाना। और ये मतलब कब बना था दोस्तों, तो ये आपका बना था दोस्तों ब्रिटेन आपका दुर्गापुर इस्पात कारखाना दोस्तों, अभी इसका डेट नहीं याद है, लेकिन इतना रखिएगा कि पश्चिम बंगाल में है और कहाँ पर किसके साथ बनता है, ब्रिटेन में। ठीक है, चलिए यहाँ पर क्या है दोस्तों, SAIL। ठीक है, सेल है ना, SAIL यानी सेल। ठीक है, तो अगर बात करें दोस्तों सेल, SAIL, ठीक है, इस सेल की स्थापना कब थी दोस्तों, तो यह 1994 में क्या होता है दोस्तों, सॉरी 1974 में क्या होता है दोस्तों, इसकी स्थापना हुई थी। और क्यों हुई थी, तो जितने भी इस्पात कारखाने हैं इसको नियंत्रित करने के लिए, इस पर निगरानी रखने के लिए इस सेल की स्थापना की गई थी। ठीक है, सेल की स्थापना कब की गई थी, 1900 आपका सॉरी 74 इसमें किया गया था। और क्या करने के लिए, जितने भी इस्पात कारखाने हैं सब पर निगरानी रखने के लिए किया गया था। ठीक है, अब बात करें दोस्तों सेल के जो वर्तमान अध्यक्ष है कौन है दोस्तों, तो यह है शोभा वर्मन है ना। शोभा वर्मन जो है दोस्तों ये सेल के वर्तमान क्या है, अध्यक्ष हैं। ठीक है, याद रखेंगे सेल की स्थापना कब हुई थी। इसका अगर फुल फॉर्म पूछा जाए दोस्तों सेल का, तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है ना, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। स्थापना 1974 को, और इसके जो अध्यक्ष हैं दोस्तों वो क्या है, शोभा वर्मन है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है दोस्तों, जो देखिए भारत का जो मैनचेस्टर है दोस्तों वह होता है अहमदाबाद। क्या है, अहमदाबाद को दोस्तों भारत का मैनचेस्टर कहते हैं दोस्तों। मुंबई क्या है दोस्तों, तो भारत का जो वाणिज्यिक राजधानी है दोस्तों, आर्थिक राजधानी है दोस्तों, यह मुंबई है। ठीक है, दिल्ली आपको पता है दोस्तों जो आज की राजधानी है नई दिल्ली है। कोलकाता जो है दोस्तों ये भारत की सांस्कृतिक राजधानी है, तो याद रखिएगा भारत की राजधानी नई दिल्ली, मुंबई क्या है, भारत की वाणिज्यिक राजधानी है, और कोलकाता दोस्तों क्या है, ये भारत की सांस्कृतिक राजधानी है। अहमदाबाद भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं दोस्तों, तो अहमदाबाद को क्या कहते हैं, भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखने होंगे।
चलिए, उत्तर भारत का मानचेस्टर कौन है दोस्तों? तो उत्तर भारत का जो मानचेस्टर है दोस्तों वो कानपुर है। कौन है? कानपुर है दोस्तों, जो उत्तर भारत का मानचेस्टर है। दक्षिण भारत का मानचेस्टर कौन है दोस्तों? जो दक्षिण भारत का मानचेस्टर है वह है आपका एक कोयम्बटूर है दोस्तों। कौन है? कोयम्बटूर। ठीक है, तो याद रखेंगे भारत का मानचेस्टर पूछेगा तो अहमदाबाद। ठीक है, अगर उत्तर भारत का मानचेस्टर तो कानपुर, दक्षिण भारत का मानचेस्टर तो कोयम्बटूर। पूर्व का बोस्टन किसे कहते हैं दोस्तों? तो जो गुजरात है दोस्तों, है ना, गुजरात, इसे हम क्या कहते हैं? पूर्व का बोस्टन कहते हैं। ठीक है, बोस्टन जो है किस लिए फेमस है दोस्तों? तो बोस्टन जो है दोस्तों यह सूती वस्त्र उद्योग के लिए फेमस है। और जो अगर बात करें गुजरात में, तो लगभग गुजरात में 112 सूती वस्त्र के कारखाने हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग? पूर्व का बोस्टन बोलते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर अगर देखें दोस्तों तो सफ़ेद सोना क्या है दोस्तों? जो कपास है दोस्तों, है ना, कपास को ही हम लोग क्या कहते हैं? सफ़ेद सोना कहते हैं। कपास को सफ़ेद सोना कहते हैं। और कपास के उत्पादन में भारत का कितना रैंक है दोस्तों? चौथा स्थान है दोस्तों कपास के उत्पादन में पूरे मतलब दुनिया में। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक स्कीम है दोस्तों, गोल्डन हैंड शेक स्कीम का संबंध किससे है दोस्तों? तो जो गोल्डन हैंड शेक स्कीम है दोस्तों, है ना, यह संबंध दोस्तों जो भी क्या थे? कर्मचारी थे। ठीक है, कर्मचारियों को एक ही बार, ठीक है, कर्मचारियों को एक ही बार मुफ्त में पूरा भुगतान देकर के उनका सेवानिवृत्त करना ही गोल्डन हैंड शेक स्कीम का लक्ष्य था। ठीक है, कोई भी जो अगर दोस्तों कर्मचारी हैं, ठीक है, वह कर्मचारियों को क्या किया था? एक ही बार क्या कर दिया जाता था? पूरा जो मुफ्त उनका भुगतान था, जितना पेंशन उनको दे करके, और उनको क्या कर देता? सेवानिवृत्त कर देता था। इसी को हम क्या बोलते हैं? गोल्डन हैंडशेक स्कीम कहते हैं। ठीक है, चलिए अगर बात करें दोस्तों पेपर गोल्ड से क्या समझते हैं आप? ठीक है, तो पेपर गोल्ड क्या है दोस्तों? तो पेपर गोल्ड आईएमएफ की एक मुद्रा है। क्या है? आईएमएफ की एक मुद्रा है दोस्तों। ठीक है, इसमें टोटल 5 मुद्राएं आती हैं दोस्तों। कौन कौन? आईएमएफ के कितनी मुद्रा हैं दोस्तों? तो टोटल 5 हैं। कौन कौन? पहला आपका दोस्तों पेपर गोल्ड हो गया। फिर आपका जो है ये आपका हो जाएगा एन। एन किसकी मुद्रा? तो जापान की। फिर आपका दोस्तों युआन। युआन, ठीक है, ये चीन की मुद्रा है दोस्तों, जिसका हाल में नाम क्या कर दिया गया? रेमेनबी कर दिया गया। क्या कर दिया? रेमेनबी। फिर आपका दोस्तों डॉलर। डॉलर। और आपका फिर एक क्या है दोस्तों? एसडीआर, यानी पेपर गोल्ड ही कहते हैं। ठीक है, स्पेशल ड्राइंग राइट्स, इसी को क्या कहते हैं दोस्तों? पेपर गोल्ड कहते हैं। ठीक है, आईएमएफ की क्या है? एक मुद्रा है। एन हो गया, युआन हो गया, डॉलर हो गया, एक हो गया दोस्तों यूरो। क्या हो गया? यूरो। ठीक है, एन, युआन, डॉलर और यूरो, ए और एसडीआर, ये सब क्या है दोस्तों? यह सब दोस्तों जो आईएमएफ है इसकी क्या है? मुद्रा है। ठीक है, आईएमएफ की बात करें दोस्तों तो आपको पता होना चाहिए इसकी जो स्थापना थी 1945 में ही हुई थी। और इसका मुख्यालय भी कहाँ पर है दोस्तों? न्यूयॉर्क में है। कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में। तो आईएमएफ की मतलब मुख्यालय भी कहाँ है दोस्तों? यह न्यूयॉर्क में है। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए तेजड़िया क्या है दोस्तों, है ना, जब कोई व्यक्ति, ठीक है, शेयर इस आशा से खरीदता है, जो शेयर है दोस्तों, जब कोई व्यक्ति शेयर इस आशा से खरीदता है कि भविष्य में इसका मान क्या होगा? बढ़ेगा, तो उसे हम क्या बोलते हैं? तेजड़िया बोलते हैं। मंदड़िया क्या है दोस्तों? इसे मतलब आशावादी जो होता है दोस्तों, है ना, आशावादी इसे कहते हैं। ठीक है, मंदड़िया जो होता है दोस्तों वो क्या है? जब कोई व्यक्ति इस आशा से शेयर खरीदता है, ठीक है, कि भविष्य में इसका मान घट सकता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों? मंदड़िया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मंदड़िया। तो याद रखिएगा तेजड़िया मतलब जो मतलब आशा करता है कि बढ़ने का इसके मूल्य को, और जो ये आशा करता है कि मूल्य घट जाएगा उसे क्या बोलेंगे? मंदड़िया। यानी ये आशावादी है और इसे क्या बोलते हैं? निराशावादी बोलते हैं। ठीक है, चलिए पेट्रो डॉलर है क्या दोस्तों? पेट्रो डॉलर, तो अगर बात करें दोस्तों जो तेल निर्यातक कंट्री हैं दोस्तों, ठीक है, वह डीजल पेट्रोल को बेच करके जो भी मुद्राएं कमाती हैं दोस्तों उसे क्या कहते हैं? पेट्रो डॉलर कहते हैं। क्या कहते हैं? पेट्रो डॉलर। पेट्रो डॉलर क्या है दोस्तों? पेट्रोल निर्यातक कंपनी जो भी मुद्रा बेच करके पैसे को अर्न करती है उसे क्या बोलते हैं? पेट्रो डॉलर बोलते हैं। ठीक है, चलिए एक क्या है दोस्तों? जीरो नेट एड, है ना। जीरो नेट एड का मतलब क्या है दोस्तों? तो जब कोई देश दोस्तों पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर हो जाता है, यानी उसे किसी दूसरे देश से कोई चीज़ आयात नहीं करना होता है दोस्तों, है ना,
मतलब कोई भी चीज़ ऐसा नहीं होता जो उसके देश में ना हो दोस्तों, यानी पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर हो दोस्तों। तो इस स्थिति को क्या बोलते हैं, जीरो नेट ऐड बोलते हैं, है ना। जीरो नेट ऐड मतलब जब कोई देश दोस्तों पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर बन जाता है तो उस स्थिति को हम क्या बोलते हैं, जीरो नेट ऐड बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन गलत है दोस्तों, यही पूछा गया IMF की मुद्रा क्या है दोस्तों, है ना। तो IMF की मुद्रा मैंने बता दिया आपको। सबसे पहले क्या है आपका, SDR है, स्पेशल ड्राइंग राइट है दोस्तों। फिर आपका दोस्तों युआन, इसी को रेमनबी हो गया अब इसका नाम, ठीक है। फिर आपका युआन हो गया, यूरो हो गया, एन हो गया, डॉलर हो गया, ठीक है दोस्तों। तो ये सब क्या है, ये मतलब IMF की क्या है दोस्तों, ये मुद्रा है, ठीक है। चलिए, सॉफ्ट लोन क्या है दोस्तों, सॉफ्ट लोन जब कोई व्यक्ति मतलब जब जो लोन होता है दोस्तों, है ना, जो पैसा हम उधार लेते हैं दोस्तों, ठीक है, ये अधिक समय के लिए और बहुत ही कम ब्याज पे लिया जाता है ना। जब अधिक समय के लिए और कम ब्याज पे, याद रखिएगा, अधिक समय के लिए और कम ब्याज पे, कम ब्याज पे, तो हम क्या कहते हैं दोस्तों, इसे कहते हैं सॉफ्ट लोन। आपका अधिक समय भी रहेगा और ब्याज भी कम देना है, तो इसे क्या बोलेंगे हम लोग, सॉफ्ट लोन बोलेंगे, ठीक है। चलिए, हार्ड लोन क्या है दोस्तों, तो हार्ड लोन जो है दोस्तों, अगर कोई मतलब ब्याज क्या है, बहुत ही कम टाइम के लिए और बहुत ही ज़्यादा दर पे दिया जाता है ना, उसका रेट क्या हो, बहुत ही हाई हो, और टाइम भी क्या हो, बहुत कम हो, तो इसे हम बोलते हैं दोस्तों हार्ड लोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हार्ड लोन। याद रखिएगा, टाइम कम होना चाहिए, टाइम कम है और ब्याज क्या होना चाहिए दोस्तों, ज़्यादा। तो जब ऐसा कुछ होता है तो उस चीज़ का हम क्या बोलते हैं, हार्ड लोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हार्ड लोन, ठीक है। चलिए, स्टॉक एक्सचेंज क्या है दोस्तों, तो जहाँ पर क्या होता है, शेयर को खरीदा या बेचा जाता है दोस्तों, उसी को हम क्या बोलते हैं, स्टॉक चेंज करते हैं। यानी वह स्थान जहाँ पर शेयर खरीदा या बेचा जा सकता है, उसे क्या बोलते हैं, स्टॉक एक्सचेंज करते हैं, ठीक है। चलिए, CR या जो CRR है दोस्तों, ये क्या है, तो इसको बोलते हैं दोस्तों कैश रिजर्व रेशियो। क्या है, कैश रिजर्व रेशियो, ठीक है। नगद, इसको हिंदी में कहेंगे, इंग्लिश में क्या होगा, कैश रिजर्व रेशियो, और जो हिंदी होगा दोस्तों, नगद आरक्षित अनुपात, है ना, नगद आरक्षित अनुपात, ठीक है। तो ये इसका हिंदी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, यहाँ पर दोस्तों जो अगला क्वेश्चन आपका क्या है, सिक्योरिटी, ये पूरा एक ही में दोस्तों, सिक्योरिटी पेपर मिल कहाँ है दोस्तों, है ना। तो सिक्योरिटी पेपर मिल की बात करें दोस्तों, तो यह कहाँ पर, होशंगाबाद में। कहाँ पर, होशंगाबाद में। यहाँ पर देखिए दोस्तों, अहमदाबाद क्या है दोस्तों, तो ये भारत का मैनचेस्टर है। गुजरात क्या है दोस्तों, भारत का पूर्व का बोस्टन है। कानपुर क्या है दोस्तों, उत्तर भारत का मैनचेस्टर है, ठीक है। चलिए, सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस कहाँ है दोस्तों, देखिए यहाँ पर क्या है दोस्तों, सिक्योरिटी पेपर मिल, तो ये कहाँ पर दोस्तों, होशंगाबाद में है। और सिक्योरिटी जो प्रिंटिंग प्रेस है दोस्तों, ये कहाँ पर है दोस्तों, तो ये आपका है दोस्तों हैदराबाद में। कहाँ पर है, हैदराबाद में। ये आपका दोस्तों हैदराबाद में। हैदराबाद को दोस्तों निजामों का शहर कहते हैं दोस्तों, और ऑपरेशन पोलो द्वारा दोस्तों इसको भारत में मिलाया गया था दोस्तों, है ना। चलिए, बैंक नोट प्रेस कहाँ है दोस्तों, तो जो बैंक नोट प्रेस है दोस्तों, यह नासिक में है। कहाँ पर है, नासिक में। बैंक नोट प्रेस कहाँ है दोस्तों, ये आपका है नासिक में, और ये नासिक, देवदास दोस्तों, और ये कहाँ है दोस्तों, मध्य प्रदेश में, ठीक है। कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। 1 रुपये का नोट कौन जारी करता है दोस्तों, तो जो भारत सरकार है दोस्तों, यह क्या करता है, 1 रुपये का नोट जारी करता है, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखें दोस्तों, तो मुंबई प्लान कब प्रस्तुत किया गया था, तो मुंबई प्लान अगर बात करें दोस्तों, तो यह 1944 में क्या किया गया था, प्रस्तुत किया गया था। कब, 1944 में मुंबई प्लान को क्या किया गया था, प्रस्तुत किया गया था, ठीक है। चलिए, अगर बात करें दोस्तों योजना आयोग, ठीक है, तो दोस्तों योजना आयोग जो है दोस्तों, इसका गठन कब हुआ था, तो इसका गठन हुआ था दोस्तों 15 मार्च 1950 में क्या होता है, योजना आयोग का क्या गया था, गठन किया गया था, ठीक है। बाद में क्या हो गया दोस्तों, जब प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी जी, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने इस आयोग को बदल करके, इसका नाम बदल करके क्या कर दिया गया, 1 जनवरी को इसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया, 1 जनवरी 1915 को, ठीक है, इसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया दोस्तों, नीति आयोग कर दिया गया। क्या कर दिया गया, 1 जनवरी 2015 को क्या कर दिया गया, इसका नाम बदल करके नीति आयोग कर दिया गया, ठीक है।
तो याद रखिएगा, जो नीति आयोग है किसके स्थान पे आया था, योजना आयोग की स्थापना पे आया था। ठीक है, नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं दोस्तों वो कौन होते हैं, वे स्वयं प्रधानमंत्री होते हैं। तो नीति आयोग के जो पहले अध्यक्ष हैं वो भी कौन है, प्रधानमंत्री हैं। अगर बात करें दोस्तों नीति आयोग के जो पहले उपाध्यक्ष थे ये कौन थे दोस्तों, तो यह थे दोस्तों अरविंद पनगड़िया। दोस्तों कौन है, नीति आयोग के जो पहले उपाध्यक्ष थे दोस्तों ये हैं अरविंद पनगड़िया। अरविंद पनगड़िया ये क्या है, नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष हैं। ठीक है, और नीति आयोग के जो पहले सीईओ कौन है दोस्तों, तो नीति आयोग के जो पहले क्या है सीईओ है दोस्तों, ये क्या है, सिंधु श्री खुल्लर। कौन है, सिंधु श्री खुल्लर जो है दोस्तों ये नीति आयोग के पहले सीईओ हैं। तो याद रखिएगा, नीति आयोग के पहले अध्यक्ष तो प्रधानमंत्री जी हो गए, नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष तो अरविंद पनगड़िया हो गए दोस्तों, और नीति आयोग के जो पहले सीईओ हैं दोस्तों वो कौन है दोस्तों, तो वो है आपके अभी क्या बोले हैं सिंधु श्री खुल्लर। ये क्या है, नीति आयोग के पहले सीईओ हैं। नीति आयोग के वर्तमान में सीईओ कौन है दोस्तों, तो नीति आयोग के जो वर्तमान सीईओ हैं वो है राजीव कुमार। कौन है, राजीव कुमार जो है दोस्तों ये नीति आयोग के वर्तमान सीईओ हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं नीति आयोग को दोस्तों क्या कहते हैं, भारत का थिंक टैंक कहते हैं, है ना। इसका काम सिर्फ होता है क्या दोस्तों, केंद्र और राज्य के लिए नीति बनाना। तो इसे क्या कहते हैं, भारत का थिंक टैंक कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले राष्ट्रीय आय का आकलन अनुमान किसने लगाया दोस्तों, तो सबसे पहले राष्ट्रीय आय का अनुमान दोस्तों ये लगाया था दादा भाई नौरोजी ने। किसने लगाया था, दादा भाई नौरोजी ने ये सबसे पहले राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था। और इन्होंने बताया था कि प्रति व्यक्ति जो इनकम है दोस्तों, है ना, वो कितना है, 20 रुपये है। कितना है, प्रति व्यक्ति इनकम कितना है, 20 रुपया। तो सबसे पहले राष्ट्रीय आय का जो अनुमान लगाया था दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। बेरोजगारी को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया दोस्तों, तो देखिए बेरोजगारी जो है मुख्यतः वैसे तो दोस्तों 8 भाग हैं, जैसे 8 या 9 भाग है दोस्तों, है ना। बेरोजगारी जो मुख्यतः कितने भाग हैं, 8 या 9 भाग हैं। इसमें हम कुछ भाग को डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पर आपके 9 भाग है, इसको याद रखिए। बेरोजगारी मुख्यतः कितने प्रकार के हैं, 9 भाग के हैं, 9 प्रकार के हैं। ठीक है, कौन कौन देखिए यहाँ पर, संरचनात्मक बेरोजगारी। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या है दोस्तों, संरचनात्मक बेरोजगारी क्या है। ठीक है, ठीक है, तो जब देखिए जब कोई मतलब क्या होता है किसी उद्योग में या तो संकुचन होगा और या तो उसमें क्या होगा दोस्तों, विस्तार होगा। तो उस कंडीशन में क्या होता है दोस्तों, संकुचन में क्या होता है दोस्तों, जब कोई उद्योग है दोस्तों वो सीमित होने लगता है, छोटा होने लगता है दोस्तों, तो उस समय क्या होता है कि जो कर्मचारी हैं उनकी संख्या घटने लगती है दोस्तों। तो उस समय जो बेरोजगारी उत्पन्न होता है दोस्तों इसे संरचनात्मक बेरोजगारी कहते हैं। और जब किसी कंपनी का विस्तार होता है तभी क्या होता है, बहुत सारे काम बंद हो जाते हैं दोस्तों करना। तो उस समय जो बेरोजगारी होता है उससे क्या बोलते हैं, संरचनात्मक बेरोजगारी कहते हैं। ठीक है, अदृश्य बेरोजगारी क्या है दोस्तों, ठीक है, तो जैसे ये समझिए अगर किसी चीज़ का हम उत्पादन कर रहे हैं दोस्तों, है ना, उत्पादन कर रहे हैं और उसमें ज़रूरत से ज़्यादा श्रमिक हैं दोस्तों, तो हम जितना हमको आवश्यकता है दोस्तों उतना धन नहीं कमा पाएंगे। तो इसे हम क्या बोलते हैं, अदृश्य बेरोजगारी बोलते हैं। और एक कहाँ पर देखा जाता है, यह कृषि के क्षेत्र में सबसे अधिक होता है दोस्तों। जैसे कोई परिवार है दोस्तों और उस परिवार का जो खेती है दोस्तों बहुत ही कम है दोस्तों, और उस परिवार में उस खेती में पूरे मतलब परिवार ही लगा रहता है दोस्तों, तो वह क्या कहलाता है, एक तरह से अदृश्य बेरोजगारी कहलाता है दोस्तों। ठीक है, खुली बेरोजगारी क्या है दोस्तों, खुली बेरोजगारी जो है दोस्तों बिना काम काज के आप घर पे अगर पड़े हैं दोस्तों तो इसे आप क्या कहेंगे, खुली बेरोजगारी कहेंगे। ठीक है, चलिए घर्षणात्मक बेरोजगारी क्या है दोस्तों, घर्षणात्मक बेरोजगारी क्या है दोस्तों, देखिए दोस्तों ये जो बेरोजगारी है दोस्तों, जैसे कोई बाजार है दोस्तों, है ना, बाजार है ना, मार्केट में क्या होता है अच्छे अच्छे अलग अलग क्वालिटी के सामान दुकान खोलने लगते हैं दोस्तों, है ना। तो आप बहुत पुराने ख्याल के दोस्तों, पुराना दुकान है दोस्तों, तो उसमें जो आपको मतलब आपकी जो स्थिति होगी दोस्तों, है ना, आपके जो ग्राहक होंगे थोड़ा कम होंगे दोस्तों, है ना। तो इस तरह से जो वहाँ पर जो आपका बेरोजगारी उत्पन्न होगा दोस्तों उसे क्या बोलते हैं, घर्षणात्मक बेरोजगारी कहते हैं। ठीक है, मौसमी बेरोजगारी क्या है दोस्तों, तो ये क्या है, किसी विशेष मौसम में दोस्तों, है ना, काम नहीं मिलना, इसे क्या कहते हैं, मौसमी बेरोजगारी होता है। ठीक है, स्वैच्छिक बेरोजगारी क्या है दोस्तों, स्वैच्छिक जैसे क्या है दोस्तों, आप अगर
प्रचलित दर पे दोस्तों अगर आप काम नहीं करना चाहते हैं दोस्तों, है ना, जिस दर पे काम मिल रहा है, जिस रुपये पे काम मिल रहा है दोस्तों, अगर उस पर आप काम नहीं करना चाहते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, स्वैच्छिक बेरोजगारी कहते हैं। और इसी को कहें अस्वैच्छिक बेरोजगारी क्या है दोस्तों, तो अगर आपको जिस मतलब दर पे काम मिल चल रहा है उसी दर पे आप करने के इच्छुक हैं, फिर भी क्या होता है आपको काम नहीं मिलता है, इसे बोलते हैं अस्वैच्छिक बेरोजगारी। क्या बोलते हैं, अऐच्छिक बेरोजगारी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो दोस्तों आपको याद रखने होंगे, कहीं से भी कभी भी कोई क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, चलिए अगर बात करें दोस्तों, यहाँ पर अगला जो आपका है नरसिम्हन समिति का संबंध किससे है दोस्तों, है ना, नरसिम्हन समिति का संबंध किससे है दोस्तों, तो अगर बात करें इनका संबंध है दोस्तों, ये है आपका बैंकिंग सुधार से। किसका है, बैंकिंग सुधार से है नरसिम्हन समिति का संबंध है। अगर गरीबी से बात करें दोस्तों तो तेंदुलकर समिति है और जो आपका रंगराजन समिति है, ये दोनों समितियाँ किससे हैं, तेंदुलकर समिति और रंगराजन समिति। ठीक है, ये दोनों समितियाँ जो है दोस्तों, रंगराजन समिति, ये किससे हैं, गरीबी से हैं। ठीक है, याद रखिएगा। शिक्षा संघ दोस्तों जो आपके कस्तूरी रंजन समिति है दोस्तों, इसी की सिफारिश पे क्या होता है, नई शिक्षा नीति आई है, तो कस्तूरी रंजन समिति का संबंध किससे है दोस्तों, शिक्षा से है। ठीक है, चलिए तेंदुलकर तथा रंगराजन समिति, इसका संबंध किससे है दोस्तों, तो इसका संबंध गरीबी से है दोस्तों। कस्तूरी रंजन समिति का संबंध किससे है दोस्तों, शिक्षा से दोस्तों। विजय केलकर समिति, इनका संबंध किससे है दोस्तों, तो जो विजय केलकर है दोस्तों, इनका जो संबंध है दोस्तों आपको याद है जीएसटी से। किससे, जीएसटी से इनका संबंध है। तो जीएसटी किस समिति की सिफारिश पे लाया गया दोस्तों, तो ये विजय केलकर समिति के सिफारिश पे लाया गया। ठीक है, चलिए यहाँ पर दोस्तों जो देखिए, जो राजा चलैया समिति है दोस्तों, इनका संबंध किससे है दोस्तों, जो राजा चलैया समिति है दोस्तों, इनका संबंध है कर सुधार से। किससे है, कर सुधार से संबंधित है राजा चलैया समिति का। ठीक है, स्वामीनाथन समिति का संबंध किससे है दोस्तों, तो स्वामीनाथन जो समिति है दोस्तों, इनका संबंध किससे, हरित क्रांति से। किससे है, हरित क्रांति से संबंधित दोस्तों स्वामीनाथन की। ठीक है, चलिए सरकारिया समिति का संबंध किससे है दोस्तों, तो जो सरकारिया समिति दोस्तों, अच्छा स्वामीनाथन का एक और है दोस्तों, यह आपके जनसंख्या नीति से संबंधित है दोस्तों स्वामीनाथन। ठीक है, जनसंख्या नीति से भी संबंधित है दोस्तों कौन, स्वामीनाथन। ठीक है, सरकारिया समिति दोस्तों, तो यह केंद्र और राज्य संबंध से संबंधित है दोस्तों, केंद्र और राज्य के बीच संबंध से संबंधित है क्या, सरकारिया समिति। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखें दोस्तों, तो हरित क्रांति का नामकरण किसके द्वारा किया गया दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों जो ये आपके विलियम गार्ड हैं, ठीक है, विलियम गार्ड है दोस्तों, इन्होंने क्या किया था, हरित क्रांति का नाम दिया था दोस्तों। किस क्या दिया था, हरित क्रांति का नाम दिया था, किसने, विलियम गार्ड ने दिया था। ठीक है, अगर बात करें स्वामीनाथन की, तो इन्हें भारत में क्या कहते हैं, हरित क्रांति का जनक कहते हैं। और अगर बात करें दोस्तों नॉर्मन बोरलॉग की, तो उन्हें विश्व में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। ठीक है, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे, नॉर्मन बोरलॉग को, सॉरी स्वामीनाथन को, और विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे, नॉर्मन बोरलॉग को। ठीक है, चलिए अगर बात करें दोस्तों यहाँ पर ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है दोस्तों, तो जो ऑपरेशन फ्लड दोस्तों, इसका संबंध है दूध से। किससे है, दूध उत्पादन से। और एक किस मतलब एक इससे कौन संबंधित है, तो जो ये वर्गीज कुरियन दोस्तों है ना, इनका संबंध किससे, ऑपरेशन फ्लड से है दोस्तों। ठीक है, सर्वाधिक प्रभाव जो आपकी जो ये हरित क्रांति है दोस्तों, ठीक है, हरित क्रांति का संबंध किससे दोस्तों, तो एक कृषि से संबंधित है। ठीक है, तो सर्वाधिक प्रभाव जो है दोस्तों, एक किस पे दिखाया दोस्तों हरित क्रांति का, तो ये दिखाया गेहूं और चावल पर। तो इसका सर्वाधिक प्रभाव किस पे हुआ दोस्तों, गेहूं और चावल पे हुआ। ठीक है, देखिए हरित क्रांति के और भी नाम दोस्तों, आगत क्रांति, बीज उर्वरक सिंचाई क्रांति और कृषि युक्ति, ये तीनों नाम क्या है दोस्तों, हरित क्रांति के 3 नाम और हैं। ठीक है, प्रथम हरित क्रांति दोस्तों, इसका क्षेत्र क्या था दोस्तों, जो प्रथम हरित क्रांति का क्षेत्र था, तो ये कौन था दोस्तों, ये पंजाब था दोस्तों, हरियाणा था और पश्चिम उत्तर प्रदेश था। ठीक है, तो याद रखिएगा हरित क्रांति 2 बार आया, एक 1966-67 रहा और एक आपका तो दोस्तों 83 से 84 है ना, एक 1966 से 64 और एक क्या आपका 83 से 84। तो ये आपका प्रथम हरित क्रांति है। ठीक है, और इसमें इसका क्षेत्र किसको चुना गया, तो पंजाब को, पंजाब हो गया आपका, हरियाणा हो गया, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश है ना, पश्चिम उत्तर प्रदेश जो होगा ये प्रथम हरित क्रांति का क्षेत्र था। अब बात करते हैं द्वितीय हरित क्रांति क्षेत्र, ये कब आया,
तो 1983 से 84 में आया कौन, द्वितीय हरित क्रांति का क्षेत्र है ना, हरित क्रांति। और बात करें इसमें जो क्षेत्र था कौन था, ते था दो आपका दोस्तों क्या था, पश्चिम बंगाल था दोस्तों, बिहार था, इसमें कौन था, पश्चिम बंगाल, फिर बिहार, फिर उड़ीसा, कौन था, उड़ीसा, और फिर मध्य उत्तर प्रदेश, मध्य यूपी, और आपका मध्य यूपी हो जाएगा दोस्तों, और आपका पूर्व यूपी है ना, पूर्व यूपी। तो ये इस क्षेत्र को चुना गया था किसको, द्वितीय पंचवर्षीय द्वितीय हरित क्रांति में। ठीक है, चलिए यहाँ पर कुछ और क्रांति, जैसे लाल क्रांति, इसका संबंध किससे दोस्तों, टमाटर और मांस उत्पादन से। किससे है, टमाटर और मांस उत्पादन से। ठीक है, पीली क्रांति तिलहन से है, नीली क्रांति दोस्तों मत्स्य पालन से है दोस्तों, गुलाबी क्रांति झींगा से है, सुनहरी क्रांति दोस्तों फलों के उत्पादन से है, हरित क्रांति आपको कृषि से है, रजत क्रांति दोस्तों अंडों से है, श्वेत क्रांति दोस्तों ये दूध उत्पादन से है, ब्लैक जो क्रांति है दोस्तों यह उर्वरक उत्पादन से है दोस्तों, और जो राउंड क्रांति है दोस्तों यह आलू उत्पादन से है। ठीक है, तो ये सारी जो महत्वपूर्ण क्रांति है दोस्तों इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखें तो किस पंचवर्षीय योजना में जो गार्ड व्हील है दोस्तों, ये क्या है, गार्ड व्हील फार्मूला लागू किया गया था दोस्तों, है ना। तो किस पंचवर्षीय योजना में दोस्तों गार्ड व्हील फार्मूले को लागू किया गया था, तो ये आपका है दोस्तों चौथा पंचवर्षीय योजना। कौन था, चौथा पंचवर्षीय योजना में दोस्तों गार्ड व्हील फार्मूले को लागू किया गया था। ठीक है, यहाँ पर बात करें दोस्तों, तो अगर पहली, दूसरी तथा सातवीं पंचवर्षीय योजना का मॉडल किसने तैयार किया था दोस्तों, ठीक है, तो आपको पता है दोस्तों पहला जो मॉडल तैयार किया था किसने किया था, तो हैमर डोमर मॉडल था। कौन था दोस्तों, ये था, इसको तैयार किया था दोस्तों हैमर डोमर ने। किसने किया था, हैमर डोमर ने तैयार किया था किसको, पहली पंचवर्षीय योजना को। दूसरी बात करें दोस्तों यह महालानोविस ने किया था। किसने, महालानोविस ने, है ना, ये दूसरे को तैयार किया था। जो आपका दोस्तों सातवीं पंचवर्षीय योजना है दोस्तों यह तैयार किया था प्रणब मुखर्जी। किसने, प्रणब मुखर्जी ने तैयार किया था दोस्तों ये सातवीं पंचवर्षीय योजना का मॉडल। ठीक है, आपको याद होना चाहिए कि जो प्रणब मुखर्जी हैं दोस्तों इनको 2019 में क्या दिया था, भारत रत्न दिया गया था। क्या, भारत रत्न दिया गया था प्रणब मुखर्जी को 2019 में। ठीक है, बात दोस्तों योजना अवकाश किसे कहते हैं दोस्तों, ठीक है, योजना अवकाश। तो जो दोस्तों 1966 से 1969 के बीच का जो समय है दोस्तों, है ना, इसी को हम क्या कहते हैं, योजना अवकाश कहते हैं दोस्तों, है ना। 1966 से 1969 का बीच का समय है दोस्तों, इसे हम क्या कहते हैं, योजना अवकाश कहते हैं। श्रमिकों का हड़ताल कब हुआ दोस्तों, तो चौथी जो पंचवर्षीय योजना दोस्तों इसी में क्या किया गया था, श्रमिकों ने हड़ताल किया था। ठीक है, रुपए का अवमूल्यन कब हुआ दोस्तों, तो जो रुपए का अवमूल्यन था दोस्तों यह भी 1966 में हुआ था। यानी कहें जो योजना अवकाश है दोस्तों उसी में क्या होता है, रुपए का अवमूल्यन हुआ था। ठीक है, अगर बात करें दोस्तों गरीबी हटाओ कार्यक्रम कब स्टार्ट किया गया था, तो इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थे उस समय दोस्तों, और इन्होंने नारा दिया था गरीबी हटाओ, है ना। और ये किया गया था दोस्तों 1974 से 1979 के बीच में, मतलब ये कि उसी पंचवर्षीय योजना में किया गया था दोस्तों, पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, किसमें, पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में। बात करें दोस्तों पंचवर्षीय योजना का शुरुआत कब से हुआ था दोस्तों, तो यह 1951 से हुआ था। ठीक है, तो 1951 में दोस्तों आपका 1951 से 1956 ये आपका है पहली पंचवर्षीय योजना। ठीक है, 1951 से 1956 आपका क्या है दोस्तों, पहली पंचवर्षीय योजना। ठीक है, चलिए अगर बात करें दोस्तों ऊर्जा उत्पादन सर्वाधिक वृद्धि कब हुआ दोस्तों, तो ऊर्जा उत्पादन में जो सर्वाधिक वृद्धि हुआ दोस्तों यह 6वीं पंचवर्षीय योजना में। कब, 6वीं पंचवर्षीय योजना में ऊर्जा उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि हुआ था, देखने को मिला था। ठीक है, जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने की नीतियां कब बनाई गई दोस्तों, तो जनसंख्या वृद्धि करने की नीतियां जो है दोस्तों 6वीं पंचवर्षीय योजना में बनाई गई। किसमें, 6वीं पंचवर्षीय योजना में जनसंख्या वृद्धि करने की नीतियों को बनाया गया दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ये था आज का दोस्तों हमारा महत्वपूर्ण सवाल था दोस्तों। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये आपको बहुत ही पसंद आया होगा दोस्तों, बहुत ही इसको मेहनत से दोस्तों इस सवाल को निकाला है दोस्तों। ठीक है, अगर दोस्तों आपको लास्ट में जाते मैं एक क्वेश्चन देता हूँ दोस्तों, पराक्रम दिवस दोस्तों, पराक्रम दिवस, ठीक है, पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों,
कब मनाया जाता है और किसके जन्मदिवस पे मनाया जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है दोस्तों, जो आप अगर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना दोस्तों, जल्द ही मिलेंगे अगले अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ध्यान रखिएगा। तब ठीक है, तो जय हिंद।